गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एग्ज़ाम से पहले हमारा जो लास्ट एक्सप्लेनेशन चल रहा था वो था स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि द्रव की अवस्थाएं, जिसमें हमने आइडल गैस इक्वेशन यानी कि आदर्श गैस समीकरण जो है वो कंप्लीट किया था। आइडल गैस इक्वेशन में क्या था कि हमने बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रो लॉ, यानी कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो का नियम, इन तीनों को जब हमने एक साथ मिला दिया था तो हमें एक इक्वेशन, एक समीकरण प्राप्त हुआ था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं PV इज इक्वल टू nRT। यही था हमारा आइडल गैस इक्वेशन यानी कि आदर्श गैस का नियम, जहाँ पर P हमने बताया था गैस का दाब होगा, V जो है वो गैस का आयतन होगा, प्रेशर ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस, N जो है वो गैस के मोलों की संख्या है, R जो है वो एक स्थिरांक आया था, यानी एक कांस्टेंट आया था जिसको हमने गैस कांस्टेंट कहा था, और T जो है वो हमारा होगा टेम्परेचर। आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं आर के बारे में कुछ एक दो इन्फॉर्मेशन से। जैसे सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है कि जो आर है यहाँ पर, उसका नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है। तो कह रहे हैं फॉर 1 मोल ऑफ गैस, अगर हम गैस का 1 मोल लें तो सीधे सीधे यहाँ पर जो PV इज इक्वल टू nRT आपको दिख रहा है, तो N का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो PV बराबर सीधे सीधे क्या हो जाएगा, RT। और R को फिर हम क्या लिख सकते हैं, PV अपॉन T, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर, यानी कि दाब गुणे आयतन बटे ताप। तो R के लिए एक फॉर्मूला बन सकता है PV अपॉन T। अब क्योंकि R जो होता है वो कांस्टेंट होता है, ये स्थिरांक होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है ये फिक्स होती है। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इन्होंने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R यहाँ पर हमें बताया हुआ है निकाल करके कि कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि R के संख्यात्मक मान। तो 3 मान यहाँ पर हमें दिए हुए हैं। पहला दिया है लीटर एटमॉस्फेरिक में, यानी कि लीटर वायुमंडल में। दूसरा हमें दिया है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, यानी CGS पद्धति जो होती है उसमें दिया हुआ है। और तीसरा हमें दिया हुआ है MKS पद्धति में, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो उपयोग किया जाता है वो है लीटर एटमॉस्फेरिक, यानी कि लीटर वायुमंडलीय पद्धति में। और इसमें जो R का मान होता है, R की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर के इनवर्स मोल इनवर्स। मोल का मतलब यहाँ पर N होगा और K का मतलब यहाँ पर टेम्परेचर केल्विन से है, ATM जो है वो प्रेशर है और L जो है वो वॉल्यूम है। तो 0.0821 लीटर ATM के इनवर्स मोल इनवर्स, ये होता है हमारा लीटर एटमॉस्फेयर में, यानी कि लीटर वायुमंडल में। वहीं पर CGS पद्धति में इसका जो मान होता है वो होता है 8.314 इंटू 10⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और MKS पद्धति में इसका मान है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये 3 मान जो है वो आपको याद रखने हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो ये मान है। आइडल गैस इक्वेशन यानी कि आदर्श गैस के नियम के बाद जो हमें नियम पढ़ना है गैसों का, यानी गैसेस का जो लॉ पढ़ना है वो है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। इसे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी कहा जाता है। और इसमें होता क्या है कि फॉर सपोज आपने 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस जो हैं उनको आपस में मिक्स किया, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा गैसों को आपने मिला करके एक मिश्रण आपने क्या करा है, बनाया है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक सिलेंडर है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। इसका प्रेशर जो है हाइड्रोजन का वो है कितना, P1, यानी कि दाब जो है वो P1 है। दूसरे सिलेंडर में O2 गैस रखी हुई है जिसका जो आप दाब देख सकते हैं वो कितना है, P2 है। और जब हम इन दोनों गैसों को अगर मिला दें तो बन जाएगा H2+O2, यानी इन दोनों गैसों का मिश्रण हमें प्राप्त होगा। तो उस अवस्था में जो इनके दाब का इनके मिश्रण का जो दाब होगा, यानी कि इनके मिक्सचर का जो प्रेशर होगा, कह रहे हैं वो इन दोनों के अलग अलग प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि इन दोनों के अलग अलग दाबों के योग के बराबर होता है। कैसे, देखिए कह रहे हैं let N1 moles of hydrogen gas and N2 moles of O2 gas are mixed together and their partial pressure are P1 and P2 respectively। N1 मोल लिए हमने H2 गैस के और N2 मोल लिए हमने O2 गैस के, इन दोनों को हमने आपस में मिला दिया और इन दोनों के आंशिक दाब जो है अलग अलग, वो है P1 और P2। Experimentally it was found that the pressure of gaseous mixture is equal to the sum of their partial pressures। और जब हमने एक्सपेरिमेंट किया, इन दोनों मिश्रणों को हमने आपस में मिला दिया, मिक्सचर्स को मिक्स कर दिया, तो
उस कंडीशन में जो दोनों के मिक्सचर का प्रेशर निकल के आया वो कितना निकल के आया, P1 प्लस P2। तो इन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब प्रेशर ज़रा भी चेंज ना होने पाए, जितना है गैस का प्रेशर उतना ही रहे और ताप भी क्या रहे, स्थिर रहे। उस कंडीशन में द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेज इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द इंडिविजुअल गैसेज। यहाँ पर ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग गैसेज, जो आपस में रिएक्ट ना करें, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में वो एक दूसरे से रिएक्ट ना करें, क्योंकि अगर वो रिएक्ट कर जाएंगी तो एक नए तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा, नए तरह का उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। तो उस अवस्था में ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, ये नियम लागू नहीं होगा। तो ये नियम तब लागू होगा जब आपने दो ऐसी गैसें ली जो आपस में अभिक्रिया नहीं कर रही हैं, यानी कि आपस में रिएक्शन नहीं कर रही हैं। उसके बाद आपने इन दोनों गैसों को जब मिला दिया तो उनका जो मिश्रण प्राप्त होगा, जो मिक्सचर प्राप्त होगा, उसका प्रेशर इन दोनों गैसों के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के इक्वल होगा। यहाँ पर देखिए टोटल प्रेशर जो है Pt वो किसके इक्वल हो जाएगा, P1 प्लस P2, और अगर दो से अधिक गैसें होंगी तो P3 प्लस P4, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये है हमारा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, यानी डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। समझना है इसमें सिर्फ इतना है कि जब भी हम दो या दो से अधिक गैसों को आपस में मिक्स करते हैं, उनका मिश्रण प्राप्त करते हैं, तो मिक्सचर का जो टोटल प्रेशर होता है, मिश्रण का जो कुल दाब होता है, वो उन गैसों के दाब के योग के बराबर होता है, यानी कि उन गैसेस के प्रेशर के सम के इक्वल होता है। और कॉन्सेप्चुअली यानी मैथमेटिकली हम जो बात करें उसमें जो हमें फॉर्मूला मिलता है, जो सूत्र प्राप्त होता है, वो क्या होगा, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। ये है हमारा डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर का लॉ। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख भी दिया कि डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल टू नॉन रिएक्टिंग गैसेस ओनली। अब लॉ तो हमने पढ़ लिया, अब इस लॉ को थोड़ा सा अगर हम ओपन करें अपनी आइडल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तो देखिए हमने पढ़ा हुआ है PV इज इक्वल टू NRT, एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर हम P1 का मान निकालें तो P1 का मान क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू NRT होता है, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा NRT अपॉन V। अब चूंकि यहाँ पर हमें वॉल्यूम क्या रखनी है, कांस्टेंट रखनी है, तो वॉल्यूम V रहेगी। R जो है वो गैस कांस्टेंट होता है, गैस स्थिरांक है, तो उसका मान बदलेगा नहीं। और डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, यानी कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम में, हमने जो टेम्परेचर है, जो ताप है, उसे भी क्या रखा हुआ है, स्थिर रखा हुआ है। इसलिए अगर आप पहली गैस के लिए अगर उसका दाब P1 माने तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, N1 RT अपॉन V। इसी तरह से दूसरी गैस P2 के लिए, मतलब कोई गैस है उसके लिए दाब जो है P2 हो अगर, तो उसका सूत्र क्या बन जाएगा, P2 इक्वल टू N2 RT अपॉन V। इसी तरह से P3 के लिए N3 RT अपॉन V। और अगर आप टोटल P निकालें तो P का फॉर्मूला अभी आपने क्या पढ़ा, P1 प्लस P2 प्लस P3, देखिए पढ़ा हुआ है P1, यहाँ पर P1 प्लस P2 प्लस P3। तो हम क्या करने जा रहे हैं, P1 P2 और P3 की जगह इनके मान रखें तो क्या आ जाएंगे, N1 RT अपॉन V, ये देखिए यहाँ पर N2 RT अपॉन V, N3 RT अपॉन V प्लस डॉट डॉट डॉट। अब क्योंकि RT अपॉन V तो हमारा क्या है, सब में ही कॉमन आ रहा है, तो उसको हमने बाहर ले लिया, तो अंदर बचेगा N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो P टोटल है वो बन जाएगा N1 प्लस N2 प्लस N3 को सिग्मा N कह सकते हैं। सिग्मा का मतलब होता है यहाँ पर जो ये आपको लेटा हुआ M दिख रहा है, इसको सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है टोटल सम, यानी कि कुल योग। तो पूरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P टोटल का सिग्मा N इंटू RT अपॉन V। इस तरह से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, किसके पदों में, आइडल गैस इक्वेशन यानी कि आदर्श गैस के समीकरण के रूप में। हिंदी में देख लीजिए इसी एक्सप्लेनेशन को। आदर्श गैस समीकरण जो हमें प्राप्त हुआ था वो था PV इज इक्वल टू NRT। तो PV इज इक्वल टू NRT में R जो होता है वो हमारा एक गैस स्थिरांक था, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, गैस कांस्टेंट जिसे कहते हैं। तो इसका जो मान होता है या इसकी जो प्रकृति होती है, इसके बारे में हमने आज पढ़ा। R की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, R इज इक्वल टू, अगर यहाँ से आप फॉर्मूला निकालेंगे PV इज इक्वल टू NRT से, तो R इज इक्वल टू आपको फॉर्मूला मिलेगा PV अपॉन N इंटू T। अब N को
क्योंकि n हमारा जो है वो गैस के मोलों की संख्या है, तो n अगर हम 1 ले लें, n का मान 1 ले लें, तो उस कंडीशन में जो फॉर्मूला बन जाएगा जाकर वो सिर्फ बचेगा PV इज इक्वल टू RT, और R इज इक्वल टू बन जाएगा PV अपॉन T, यानी कि दाब गुणे आयतन बटे ताप। R के संख्यात्मक मान हम 3 तरह से निकाल सकते हैं। पहला लीटर वायुमंडल में, तो लीटर वायुमंडल में STP पर यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर P जो होता है वो 1 होता है, वायुमंडलीय दाब 1 लेते हैं, वॉल्यूम जो लेते हैं वो 22.4 लीटर लेते हैं, और टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन लेते हैं। उस अवस्था में R का मान आता है 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और ये जो मान है ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला मान होता है। दूसरा है हमारा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यानी CGS पद्धति। उसमें अगर हम R के मान की तुलना करें तो ये निकल के आता है 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तीसरा है मीटर किलोग्राम सेकंड यानी MKS पद्धति, और इसमें हमारा जो R का मान है वो निकल के आता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो आपको अब ये ध्यान देना है कि जब भी आप कोई न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आपकी CGS पद्धति दी हुई है, MKS पद्धति दी हुई है या फिर STP की बात कर रहा है, उस अवस्था के अनुसार ही आप R का मान रखेंगे। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि R का जो सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला मान है वो है 0.0821 लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो ये था हमारा आइडल गैस इक्वेशन यानी कि आदर्श गैस का नियम। अगला जो हमारा नियम है वो है डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। ये नियम क्या होता है, कब लगता है, तो बहुत सिंपल है, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पर आंशिक दाब के नियम में कि जब 2 या 2 से अधिक गैसें आपस में मिलाई जाती हैं, आपने 2 या 2 से ज़्यादा गैसेस ली अलग अलग टाइप की और उन्हें आपस में मिक्स कर दिया, तो कह रहे हैं उनके कुल दाब की गणना करने के लिए डाल्टन ने आंशिक दाब का नियम दिया। कॉन्सेप्ट इस तरह से समझिए कि एक बीकर हमारे पास ये इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है, एक बीकर हमारे पास ये इसमें ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, ठीक है। H2 गैस जो है उसके हमने N1 मोल लिए, O2 के हमने N2 मोल लिए, यहाँ पर मोलों की संख्या N1 है, यहाँ पर N2 है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर ले रहे हैं P1, H2 का जो दाब है P1 ले रहे हैं, O2 का जो दाब है उसे P2 ले रहे हैं, ठीक है, अलग अलग था। फिर आपने एक दूसरा बीकर लिया, दूसरा सिलेंडर लिया और इसमें इन दोनों गैसों को भर दिया, यहाँ पर मिक्स कर दिया बंद करके। तो अब जो मिश्रण हमें प्राप्त हुआ वो है H2 और O2 का मिश्रण। तो आपसे पूछा जा रहा है कि H1 का प्रेशर तो P1 था, सॉरी H2 का जो प्रेशर था वो P1 था, O2 का प्रेशर P2 था, तो H2 और O2 का जो मिश्रण प्राप्त हुआ है उसका प्रेशर, उसका दाब क्या होगा। तो इसी के लिए हमारे डाल्टन ने हमें नियम दिया था, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, कि दो गैसों को मिला देने पर उनका जो मिश्रण होता है उसका जो दाब होता है वो उन दोनों गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है, यानी कि H2 और O2 का जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा P1 प्लस P2। तो यही है हमारा डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। देखिए यहाँ लिखा भी है, स्थिर ताप व आयतन पर उन 2 या 2 से अधिक गैसों जो आपस में क्रिया ना करती हों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसी गैसें होनी चाहिए जो आपस में क्रिया ना करती हों, तो उनके मिश्रण का जो कुल दाब होगा वो इन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। तो P टोटल बराबर क्या फॉर्मूला मिल जाएगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। बट हाँ, स्थिर ताप व दाब पर प्रेशर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जितना था गैसों का प्रेशर उतना होना चाहिए। ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने पर प्रेशर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर यानी स्थिर ताप व दाब पर 2 या 2 से अधिक ऐसी गैसें जो आपस में क्रिया ना करती हों, उनके मिश्रण का जो कुल दाब होगा वो उन गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर माना जाता है। अब अगर हम चाहें तो हमने प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला अभी PV इज इक्वल टू NRT, यहाँ पर हमने एक रिलेशन पढ़ा था PV इज इक्वल टू NRT, तो उसमें P बराबर हम NRT अपॉन V रख सकते हैं। अब चूंकि हमने कहा कि N जो है वो मोलों की संख्या होगी, तो N को आप N1 ले लीजिए, R गैस स्थिरांक होता है तो R तो कांस्टेंट रहेगा, T टेम्परेचर यहाँ पर हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, और वॉल्यूम भी हम क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे यानी स्थिर रखेंगे। तो उस कंडीशन में P1 का मान कितना हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू हो जाएगा N1 RT अपॉन
V। इसी तरह से P2 हो जाएगा N2RT/V, P3 हो जाएगा N3RT/V, और इसी तरह से ये क्रम जो है चलता रहेगा। उस अवस्था में P टोटल बराबर क्या हो जाएगा, N1RT/V प्लस N2RT/V प्लस N3RT/V एंड सो ऑन। तो RT/V क्योंकि कांस्टेंट है तो इसको हमने बाहर ले लिया, अंदर ब्रैकेट में क्या बचेगा, N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 सो ऑन। अब N1 प्लस N2 प्लस N3 इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा N। सिग्मा जो होता है वो किन्हीं भी पदों का या कोई भी जो आपके पद होते हैं उनके कुल योग को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम क्योंकि मोलों की संख्या जो है उनका योग निकाल रहे हैं अलग अलग गैसों के लिए, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 डॉट 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 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा N जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा जाकर के, PT बराबर सिग्मा N RT/V। तो एक फॉर्मूला आपको ये प्राप्त हो सकता है। अब अगर हम इसी में अलग अलग गैसों का दाब यहाँ पर ज्ञात करना चाहें तो उसके लिए हमने देखिए यहाँ पर क्या किया, एक गैस ले ली जिसका प्रेशर है P1। तो P1 के लिए सूत्र क्या बना था हमारा, N1 RT/V। तो अब एक गैस जिसका दाब P1 है उसका अगर हमें प्रतिशत निकालना हो या सिर्फ उसका हमें मोल प्रभाज निकालना हो कि कितना भाई हो सकता है उस एक गैस का उस पूरे मिश्रण में दाब का कितना अंश उपस्थित है, ये हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कहा क्या करो, P1 को जो कुल दाब है जो टोटल प्रेशर है उससे डिवाइड कर दो। तो हमने कर दिया भाई। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन गया जाकर, N1 RT/V अपॉन सिग्मा N RT/V। तो RT/V से RT/V तो कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला सिर्फ कितना बचेगा, P1/PT इज इक्वल टू N1 अपॉन सिग्मा N, जहाँ पर सिग्मा N का मतलब क्या होता है, N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड डॉट 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 सो ऑन। फिर P1 बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान से, जो P1 यहाँ पर आप देख रहे हैं, P1/P टोटल इज इक्वल टू फॉर्मूला निकल के आया N1/N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो उसमें P1 बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P1 बराबर हो जाएगा PT इंटू गैस जो आपकी है, जो आपने जिस गैस का दाब P1 लिया है उसके मोल प्रभाज N1/N1 प्लस N2 प्लस N3 एक तरह से क्या दर्शा रहे हैं, मोलों का प्रभाज दर्शा रहे हैं, यानी कि कुल गैसों के मोलों की संख्या में से उस एक गैस के मोल का कितना मान है, ये हमारा मोल प्रभाज यहाँ पर होगा। ये N1/N1 प्लस N2 प्लस N3 वाले मानों के लिए कहा जा रहा है। तो उस कंडीशन में P1 बराबर क्या हो जाएगा, PT इंटू गैस A का मोल प्रभाज। इसी तरह से आपको दूसरी गैस के लिए निकालना हो तो फॉर्मूला क्या बनेगा, P2 बराबर PT इंटू गैस B का मोल प्रभाज। उसके लिए फॉर्मूला बन जाएगा P2 इज इक्वल टू PT इंटू N2/N1 प्लस N2 प्लस N3 एंड सो ऑन। तो अलग अलग गैसों के लिए आप इसी तरह से इस पद को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में मेन आपका क्या था, मेन था आपका P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, ये आपका मुख्य सूत्र था। हाँ, इसके अलावा कभी आपको मोल प्रभाजों के पद में आंसर निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले को, इस डेरिवेशन को जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो आप एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो देखेंगे और या फिर मुझसे पर्सनली जो है वो पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।